तकनीक पर इन्होंने काम करा, गवर्नमेंट बाई कंसेंट, और लोगों की सहमति से सरकार चलाने की कोशिश करी। तो ये डिसइंटीग्रेशन का कारण कैसे हो सकता है? देखो, ये वही तो काम कर रहा है जो लोग चाहते हैं, वो डिमांड नहीं मानी कभी भी। हम डिमांड मानते गए, पर पीछे वाली लोग हर बार क्या बोल के आते हैं कि हमारी तो नहीं मानी, अब गई हमारी तो नहीं मानी। अलाइड नेशंस, बताओ, सिंपल है? अगर मुश्किल था कुछ इसमें? मेरे हिसाब से तो कुछ मुश्किल नहीं भाई, सिंपल सी बात थी सिर्फ। इस कारण देखो, इसके सारे के सारे नोट आप किताब पढ़ लेना बस अब साथ में। सोवियत संघ को जाना जाता था उसके समाजवाद के लिए, तो ये भी जो आइडियोलॉजिकल वार था इसकी भी एंड हुई। तीसरा चैप्टर का नाम एंड ऑफ बाइपोलरिटी। सेंटर्स ऑफ पावर के बारे में पढ़ा था, बाइपोलरिटी के बारे में पढ़ा था। यहां पे हमने बाइपोलरिटी को भी पढ़ा था ना, जिसमें 2 सेंटर्स ऑफ पावर होते हैं। हेलो, कैसे हो? सब फाइन? हम पढ़ रहे थे भाई कॉजेज ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। पिछली क्लास में हमने एक कारण पढ़ा था, इंटरनल वीकनेसेस ऑफ यूएसएसआर। इंटरनल वीकनेसेस को डिटेल में पढ़ा था भाई, क्या इंटरनल वीकनेस होती है और कैसे उन्होंने डिसइंटीग्रेशन में अपनी भूमिका को अदा करा। दूसरा जो कारण है डिसइंटीग्रेशन का, वो है रेन ऑफ मिखेल गोर्बचेव। मिखेल गोर्बचेव का शासनकाल, ये भी एक कारण है। कई बार ये भी पूछा जा सकता है भाई डिसइंटीग्रेशन में इसके शासन का क्या रोल है, अलग से भी सारे कारण भी पूछे जाएंगे, तो थोड़ा थोड़ा सबके बारे में लिखना है। अगर एक पूछा गया, जैसे ये पूछ लिया, तो क्या करोगे, इसके बारे में लिखोगे और इसको थोड़ा सा डिटेल में लिखोगे भाई, ठीक है। पहली लाइन, लास्ट सेक्रेटरी जनरल, जनरल ऑफ यूएसएसआर कब बना? इन 1985। अब इसने क्या करा? ट्राइड टू डेमो द सिस्टम इंटरनली एंड एक्सटर्नली। ध्यान से सुनना भाई, बात क्या है। इसने इंटरनली और एक्सटर्नली डेमोक्राइज करने की कोशिश करी भाई। मैं बताऊंगा ये क्या है। इनिशिएटेड पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, ठीक है। इनिशिएटेड टू गिव सम राइट्स टू द पीपल। ये काम इसने शुरू करे भाई। इनकी हिंदी को समझ सकते हो आराम से? बताओ। इम्प्रूव्ड मतलब इम्प्रूव करने की कोशिश करी, टू इम्प्रूव टेक्नोलॉजी लाइक यूएसए। यूएसए की तरह तकनीक पर इन्होंने काम करा, गवर्नमेंट बाई कंसेंट, और लोगों की सहमति से सरकार चलाने की कोशिश करी। तो ये डिसइंटीग्रेशन का कारण कैसे हो सकता है? देखो, ये वही तो काम कर रहा है जो लोग चाहते हैं। लोग क्या चाहते थे? उन्हें अधिकार मिले, ये अधिकार दे रहा है। लोग चाहते थे सहमति से सरकार हो, ये सहमति से सरकार चला रहा है। कुछ पॉलिटिकल, कुछ इकोनॉमिक
सुधार करने की लोगों की डिमांड थी, वो भी कर रहा है। उसके बाद भी इसने डिसइंटीग्रेशन में क्या रोल प्ले करा, वो है इंपॉर्टेंट, वो हमें देखना है। देखो, भारत के संदर्भ में एक बात समझो, भारतीय लोग अंग्रेजों से छोटी छोटी डिमांड मनवाने की कोशिश करते थे। और अंग्रेजों की क्या खासियत थी, उन्होंने क्या गलती भी करी, ये कह सकते हैं। हम गए 10 डिमांड लेकर, 1-2 डिमांड मान ली और वापस भेज दिए। नेक्स्ट टाइम हमने और डिमांड करी तो पिछली डिमांड अब मान रहे हैं, अगली डिमांड को फिर मना कर दिया। फिर नेक्स्ट टाइम गए तो पिछली डिमांड मान ली। जो प्रेजेंटली लोग गए ना डिमांड लेके, वो डिमांड नहीं मानी कभी भी। हम डिमांड मानते गए, पर पीछे वाली लोग हर बार क्या बोल के आते कि भाई हमारी तो नहीं मानी, अब गई हमारी तो नहीं मानी, फिर गई हमारी तो नहीं। हाँ, और ये नहीं, पीछे से वो सुधार भी कर रहे हैं, धीरे धीरे पिछली डिमांड को अब मान रहे हैं। ठीक है, तो लास्ट में जब भारत ने ये बोला ना भाई स्वराज, हमें आजादी चाहिए, कंप्लीट स्वराज, तो अंग्रेजों ने वे सारी डिमांड मान ली जो पीछे की थी, पर लोगों ने स्वीकार नहीं करी। बात समझ रहे हो, यहां से रिलेट करने की कोशिश करना है। आदमी ये डिमांड कर रहे थे काफी समय से, पर यूएसएसआर ने उनको सुनवाई नहीं करी। अब ये वो दौर है, क्योंकि 1991 में आपको पता अभी डिसइंटीग्रेशन होना है, तो अब विरोध का आलम काफी बड़ा है। अब लोग चाहते हैं कि भी डिसइंटीग्रेशन होना चाहिए, हम फ्री होने चाहिए। हम जो ये देश हैं, ये देश क्या कह रहे थे, अब हमें हटाओ भाई, डिसइंटीग्रेट करो इस यूएसएसआर को, सारे देश अलग हो जाओ, सब अलग सोवरेन कंट्री बनो। यहां के लोग अब इसके साथ नहीं रहना चाहते। जब ये डिमांड कर रहे थे ना लोग, उस समय क्या था, ये डिमांड मानी नहीं गई। ये बोलते थे कि जी थोड़े से अधिकार, थोड़ी सी डेमोक्रेसी, थोड़ी सी कंसेंट, कुछ हमारी भी सुन लो। नहीं, पर जब ये सिस्टम में ऐसा शुरू होगा, विरोध शुरू होगा, जब देखा कि भाई ये तो बड़ी दिक्कत की बात होने लगी, अब ये डिसइंटीग्रेशन की मांग कर रहे हैं, तो उस टाइम पे ये मास से आए मिखेल गोबचेव, उन्होंने ये शुरुआत करी। लोग बोले नहीं, अब डिसइंटीग्रेशन से कम कुछ भी नहीं, अब पूर्ण आजादी चाहिए। इन सुधारों का दोनों ही तरफ से विरोध हुआ, विद इन द पार्टी भी और आउटसाइड द पार्टी भी। अब पूछोगे भाई आउटसाइड द पार्टी का तो मतलब समझ गए, लोगों ने क्या कहा भाई काफी स्लो है, जितनी स्पीड से आपको ये सुधार करने चाहिए थे, उस स्पीड से आप सुधार कर नहीं रहे हो, अब तो सिर्फ हमें आजादी चाहिए। तो लोग तो अब दुखी हैं भाई, लोग तो ये सोच रहे हैं भाई अब तो आजादी मिल जाए तो ठीक है, बहुत हो गया भाई डिमांड वगैरह। क्लियर है? तो लोगों ने क्या करा, इनको अपोज करा। पार्टी के अंदर से विरोध होगा कि नहीं होगा? भी पार्टी के अंदर से तो होगा ही होगा। क्यों? इससे क्या होगा, जो पार्टी के लोग हैं वो क्या कहेंगे, भाई ये पार्टी के खिलाफ है, तुम है ना हमारी पार्टी को वीक कर रहे हो, कर भी रहे हो भाई। जो पार्टी के विशेषाधिकार हैं जो लोगों के पास पार्टी के, उनको आप धीरे धीरे समाप्त कर रहे हो, बिल्कुल कर रहे हो। इससे पार्टी आंतरिक रूप से कमजोर होगी, बिल्कुल कमजोर होगी, क्योंकि जैसे ही डेमोक्रेसी आएगी, कम्युनिस्ट सिस्टम धीरे धीरे क्या होगा, मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद तो दीज रिफॉर्म्स वर अपोज्ड बाय बोथ द साइड। इसके बारे में भाई यहां पे ये लिखना है, अपोज्ड बाय बोथ द साइड विद इन द पार्टी एंड आउटसाइड द पार्टी। पार्टी के अंदर क्या अपोजिशन का कारण था कि भाई आप पार्टी को कमजोर कर रहे हो, पार्टी की विचारधारा को कमजोर कर रहे हो, जो हमारे प्रिविलेज हैं आप उनको समाप्त कर रहे हो, धीरे धीरे कर तो रही हैं भाई। यूएसएसआर का मतलब क्या, वन पार्टी सिस्टम, सोशलिस्ट मॉडल, ये डेमोक्रेसी लेके आ रहा है, ये प्राइवेटाइजेशन को थोड़ा थोड़ा शुरुआत कर रहा है, ये विचार अभी कैपिटलिज्म हो, अमेरिका जैसा नहीं बट कुछ तो हो। तो क्या जो यूएसएसआर जिन विचारधारा पे खड़ा था ये उसको तोड़ नहीं रहा है, तो पार्टी के अंदर इसका विरोध होगा। पार्टी के बाहर ये सारे नोट्स में है, ये आपकी बुक में भी दे रखा, वहां भी मार्क कर लेना आराम से। अगर नोट्स नहीं भी है तो ये लिख लिया,
तो उसको आप आराम से देख लोगे, किताब पढ़ोगे तो समझ आ जाएगा। तो पार्टी के अंदर क्या विरोध हुआ कि भाई आप पार्टी के जो सिद्धांत हैं, जो वैल्यूज हैं, जिन पे यूएसएसआर टिका है, जो आइडियोलॉजी है, उसको कमजोर कर रहे हो आप। हमारे जो प्रिविलेज हैं, प्रिविलेज होते हैं विशेषाधिकार, उनको समाप्त कर रहे हो। आपको ये सुधार नहीं करने चाहिए, ये हमारे पूरे सिस्टम के लिए खतरनाक है। और लोगों ने क्या बोला, अब नहीं भाई, जब इनकी डिमांड थी तब तो डिमांड नहीं मानी, अब तुम सुधार करने वाले हो, आपकी स्पीड स्लो है, जैसी हमारी डिमांड है उस स्पीड से आप सुधार कर ही नहीं रहे। अब हमें क्या चाहिए, पूर्ण आजादी या डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। यूएसएसआर में जितने भी देश थे उनको तोड़ दो, अलग अलग देश कर दो, ऐसा यहाँ पे डिमांड थी रेन ऑफ मिखेल गोर्बाचेव। तो समझ में आ गई भाई इसका डिसइंटीग्रेशन में क्या रोल है ना। कुछ अच्छे काम करने के बाद भी ऐसा हो सकता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट स्लाइड, ये है राइज ऑफ नेशनलिज्म विद इन वेरियस रिपब्लिक या विद इन द अलाइड नेशंस। जो राष्ट्र जुड़े थे, जो 15 राष्ट्र थे इंक्लूडिंग रूस, नेशनलिज्म का राइज होगा भाई। राष्ट्रवाद का मतलब पता है क्या होता है? राष्ट्रवाद का मतलब है अब हम अलग राष्ट्र के रूप में रहेंगे, अब हम अलग राष्ट्र के रूप में रहेंगे, ये होता है राष्ट्रवाद। और ये राष्ट्रवाद का उदय हुआ भाई जितने भी अलाइड नेशंस थे उनमें, स्पेशली बाल्टिक रीजन। अभी मैं बताता हूं क्या, देखो इसमें लिखो यूएसएसआर हमें पता है सप्रेस्ड द इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल डिजायर्स ऑफ द पीपल, सभी देशों की। ये लिखा था वीकनेस में, हमने लिखी थी ये बात, तो उनको सप्रेस कर दिया यूएसएसआर ने, जिस कारण उन क्षेत्रों में नेशनलिज्म का राइज हुआ। रूस में भी ऐसा नहीं, भी रूस में नहीं, रूस भी चाह रहा अभी अलग हो जाओ बस, क्योंकि रूस क्या कोशिश, रूस ने हमेशा, अगर रूस के पास क्या बात है कि वो कह रहा है भाई मैंने हमेशा जो भी करा यूएसएसआर के लिए करा है और तुम लोगों के लिए मैं इतना कर रहा हूं, उसके बावजूद भी तुम मुझसे अलग होना चाहते हो, तो भाई हो जाओ। रूस भी चाह रहा है, रूस की जनता भी तंग आ गई भाई, क्यों अपने रिसोर्स बेवजह तुम खराब कर रहे हो, किन के लिए लड़ रहे हो। तो जो बाल्टिक रीजन था, स्पेशली बाल्टिक रीजन को इंटरनेट पे सर्च करना, उसमें 3 देश सबसे इंपॉर्टेंट है, एस्टोनिया, लैटविया और लिथुआनिया। उसको एक बार नेट पे चेक कर लेना, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया, ठीक है। बाल्टिक रीजन, यहां पे लिखो रिवोल्ट इन बाल्टिक रीजन। लोग दुखी हो गए भाई सिस्टम से। लोग अब क्या कह रहे हैं, हमारा राष्ट्र होना चाहिए, हमारा कंप्लीट सोवरेन इंडिपेंडेंट राष्ट्र होना चाहिए। और 1991 में एक कोप हुआ, कोप होता तख्ता पलट, बोरिस येल्टसिन उसके नेता थे, इनके नेतृत्व में एक तख्ता पलट हुआ और डिसइंटीग्रेशन की डिक्लेरेशन हो गई भाई। और क्या होगा, डिक्लेरेशन होगा इसके कि भाई हाँ ये टूटेगा। दिसंबर 1991 में डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर कंप्लीट हुआ, ठीक है। जो यूएसएसआर की जो पावर थी दैट वाज ट्रांसफर टू द रिपब्लिक्स, सोवरेन रिपब्लिक, जो देश बने थे उनको वो बांट दी गई। कम्युनिस्ट मॉडल को छोड़ दिया गया, कैपिटलिज्म को अपनाया गया। ध्यान से सुनो, जब इस सिस्टम से ही तो दुखी थे, अब इस सिस्टम को छोड़ दो भाई, सिस्टम छोड़ दिया। देखो क्या हुआ है,
यूएसएसआर ने जो लोगों की इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल जो डिजायर, देखो भले ही रूस डोमिनेंट था पर रूस के लोग चाहे तो इस विचारधारा से दूर हो सकते थे, नहीं हो सकते थे। तो उनकी भी कल्चर, क्या वो अपनी मनपसंद का बिजनेस कर सकते थे? नहीं कर सकते थे। क्या वो पॉलिटिकल प्रोसेस में हिस्सा ले सकते थे? नहीं ले सकते थे। तो उनकी भी तो डिजायर सप्रेस हुई थी। तो हर जगह क्या हुआ, नेशनलिज्म की डिमांड बढ़ी और बाल्टिक रीजन में सबसे ज्यादा थी। और 1991 में बोरिस येल्टसिन एक नेता है, इनके नेतृत्व में एक तख्ता पलट हुआ और डिक्लेरेशन होगी भाई डिसइंटीग्रेशन की। ठीक है, कैपिटलिज्म, प्राइवेटाइजेशन was adopted for रिपब्लिक्स या इंडिपेंडेंट रिपब्लिक्स। इनको सोवरेनिटी ट्रांसफर करी गई। यूएसएसआर में थी सोवरेनिटी, सारे डिसीजन कौन लेता था? यूएसएसआर। अब वो सोवरेनिटी किनको दे दी, डिसीजन मेकिंग पावर किनको दे दी? इनको दे दी भाई, जो भी रिपब्लिक फरी हुई है। ठीक है, ये था राइज ऑफ नेशनलिज्म इन अलाइड नेशंस। बताओ, सिंपल है? अब मुश्किल था कुछ इसमें? मेरे हिसाब से तो कुछ मुश्किल नहीं भाई, सिंपल सी बात थी सिर्फ। इस कारण देखो, इसके सारे के सारे नोट आप किताब पढ़ लेना बस, अब साथ में सब कुछ अपने आप भी नोट्स बना लोगे। बाकी मैंने नोट्स का तरीका बता ही दिया, वो कैसे नोट्स आप ले सकते हो। वीडियो पे कमेंट करना है, फिर नंबर दूंगा, फिर उसमें व्हाट्सएप मैसेज कर देना, तो उसके बाद हो जाएगा सारा काम। ठीक है, और या फिर अपना खुद भी नोट्स बना सकते हो, सिंपल ही है सारी चीजें। ये काम करा गया जैसे ही डिसइंटीग्रेशन हुआ, जो दूसरे देश आजाद हुए, उन्होंने भाई कैपिटलिज्म व्यवस्था को अपनाया यूएसए की तरह। समझे? यूएसए विकास कर गया भाई इस बीच में। अब तुम सोचो, यूएसए की तो इसके साथ लड़ाई थी, तो यूएसए का हाल ये क्यों नहीं हुआ, अभी देखेंगे उसके बाद। ठीक है, अब ये लास्ट स्लाइड है आज की, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। जो यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ, उसके परिणाम क्या है, क्या रिजल्ट है उसके, क्या फायदा क्या नुकसान हुआ? अभी सुनो। पहला परिणाम, एंड ऑफ कोल्ड वार। हो गया कि नहीं होगा भाई? जो शीत युद्ध चल रहा था 1945 से लेके आज तक, वो एंड हो गया भाई। ठीक है, दूसरा, एंड ऑफ आइडियोलॉजिकल वार। अब पूछोगे जी आइडियोलॉजिकल वार कौन सा था? कैपिटलिज्म में और सोशलिज्म में। यूएसएसआर में और यूएसए में जो लड़ाई थी, वो विचारधारा की भी तो लड़ाई थी। यूएसए को जाना जाता है उसके पूंजीवाद के लिए, सोवियत संघ को जाना जाता था उसके समाजवाद के लिए। तो ये भी जो आइडियोलॉजिकल वार था, इसकी भी एंड हुई। तीसरा चैप्टर का नाम, एंड ऑफ बाइपोलरिटी। बाइपोलरिटी, द्विध्रुवीयता का अंत। इमर्जेंस ऑफ, अगर यूनिपोलरिटी, एक ध्रुवीय विश्व का बनना, एंड यूएसए बिकेम द सोल पावर। एकमात्र शक्ति के रूप में कौन बन गया भाई? अमेरिका। इमर्जेंस ऑफ यूनिपोलरिटी, एक यूनिपोलर विश्व बना और अमेरिका सबसे शक्तिशाली या सबसे बड़ी महाशक्ति के रूप में उभरा। ये क्या पढ़ रहे हैं हम? ठीक है, चेंज द पावर बैलेंस,
जो शक्ति संतुलन है वो बदल गया। जो शक्ति दो जगह बटी हुई थी, अब वो शक्ति कहां चली गई? एक जगह पे चली गई भाई, एक जगह पे। ठीक है, emergence of capitalism over socialism। ये एक ही बात है सारी, पर पॉइंट तो लिखने हैं। ठीक है, और लिख दें, emergence of new independent countries नए देशों का उदय हुआ। और ये जो देश है, इनको कौन सी व्यवस्था दी गई? कैपिटलिज्म। ये कैपिटलिज्म या पूंजीवाद को इन्होंने बनाया। और बहुत सारे देश यूरोपियन यूनियन का हिस्सा बने, नाटो का हिस्सा बने। अब ये नाटो और यूरोपियन यूनियन क्या है, इसको कल बात करेंगे कि भाई यूरोपियन यूनियन क्या है, नाटो क्या, मतलब अगले चैप्टर में, अगले चैप्टर में इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, बट नए देश आए और इन देशों को नॉर्मली यूएसए के मॉडल पर इनकी व्यवस्था को निर्धारित करा गया। अब यूएसएसआर समाप्त हो गया भाई। आज से क्या हो गया? दिसंबर 1991 के बाद से रूस और बाकी के जो देश जो मैप में दिखाए थे, वो सारे देश आज इंडिपेंडेंट कंट्री हैं। एक बार फिर से ध्यान से सुन ले भाई, क्या हुआ देखो, और भी लिख सकते हो, चेंज्ड इन फॉरेन पॉलिसीज ऑफ द वर्ल्ड, ऑफ द कंट्रीज। जो देश थे ना, उनकी जो विदेश नीतियां थी, उनमें भी बदलाव आ गया। पहले तो कुछ आदमी देखो, कुछ देश थे यूएसएसआर की तरफ, कुछ देश थे यूएसए की तरफ। अब जो यूएसएसआर तो हो गया समाप्त, अब वो क्या करे? उनको फिर से अपनी फॉरेन रिलेशन, कुछ इकोनॉमिक पॉलिसी में बदलाव करना पड़ेगा। नॉर्मली पूंजीवाद एक पूरे संसार की एक स्वीकार्य विचारधारा, एक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था की व्यवस्था बनी। अमेरिका ने क्या करा? जो नए देश बने हैं इनको अपने साथ जोड़ लिया कि भाई मेरे साथ व्यापार करो। कुछ देशों ने यूरोपियन यूनियन और नाटो को जुड़ गए, यानी अमेरिका की तरफ फिर से जो उसकी विचारधारा थी। कुछ देश अब भी यूएसएसआर वाले मॉडल पे, जो यूएसएसआर से कनेक्टेड थे अभी भी, वो अलग तो हो गए वो भी, पर उनकी जो विचारधारा थी वो यूएसएसआर वाली ही रही। जैसे रूस भी तो आज भी यूएसएसआर के मॉडल पर काम करता है, उसी की आइडियोलॉजी पर काम करता है रूस। ठीक है, तो ऐसा ही हुआ। ये है इसके कॉन्सिक्वेंस। डिसइंटीग्रेशन के क्या परिणाम रहे? सबसे पहला परिणाम है भाई कोल्ड वार का अंत। एक बार फिर से 2 मिनट के लिए सुन ले, एंड ऑफ कोल्ड वार। दूसरा, एंड ऑफ आइडियोलॉजिकल वार, सोशलिज्म वर्सेस कैपिटलिज्म। कौन जीत गया? कैपिटलिज्म। एंड ऑफ बाइपोलरिटी, द्विध्रुवीयता का अंत। और इमरजेंस ऑफ यूनिपोलरिटी, एक ध्रुवीयता का उत्थान, जिसमें एंड यूएसए बिकेम द सोल पावर, जिसमें अमेरिका एकमात्र शक्ति के रूप में स्थापित हो गया। चेंज द पावर बैलेंस, जो शक्ति संतुलन बदल गया। जो दो जगह शक्ति बटी थी, अब एक जगह। इमरजेंस ऑफ कैपिटलिज्म और सोशलिज्म, पूंजीवाद की समाजवाद के ऊपर जीत हुई। ठीक है। इमरजेंस ऑफ न्यू इंडिपेंडेंट कंट्रीज ऑन वर्ल्ड मैप, संसार के मानचित्र पर कुछ नए देशों का इमरजेंस हुआ, प्रादुर्भाव हुआ। अब ये नए देश अपनी व्यवस्था को अपने हिसाब से चलाने वाले थे।
चेंज्ड इन फॉरेन पॉलिसीज ऑफ द कंट्री, जो बाकी देश हैं संसार के, दूसरे देशों की भी जो फॉरेन पॉलिसीज थी उनमें कुछ कुछ बदलाव हुए। ठीक है, सिंपल है। अगर हम टोटल जो अभी तक हमने करा है, अगर उसकी बात हम करें, ध्यान से सुनो, हम यहां से देखेंगे। हमने कोल्ड वार के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था भाई, सेंटर्स ऑफ पावर के बारे में पढ़ा था, बाइपोलरिटी के बारे में पढ़ा था। यहां पे हमने बाइपोलरिटी को भी पढ़ा था ना, जिसमें टू सेंटर्स ऑफ पावर होते हैं, टू सेंटर्स ऑफ पावर। थोड़ा सा एक बार देख लो भाई, रिकैप है ये पूरे जो अभी तक हमने करा है। ठीक है, शीत युद्ध, वार विदाउट वार, एक ऐसा युद्ध जिसमें युद्ध ना हो, युद्ध की पॉसिबिलिटी हो पर देयर इज, यहां पे लिखो नो एक्चुअल वार बट ग्रेट पॉसिबिलिटी ऑफ वार। एक तो है भी पॉसिबिलिटी, एक वो है ग्रेट पॉसिबिलिटी ऑफ वार। युद्ध नहीं पर युद्ध की बहुत ज्यादा संभावनाएं। उसके बाद पढ़ी थी रशियन रिवॉल्यूशन के बारे में कि भाई ये पहला अटेम्प्ट था हिस्ट्री में प्राइवेट प्रॉपर्टी को समाप्त करने का, समानता को स्थापित करने का, समतावादी समाज को बनाने का। इसके जो लीडर थे वो लेनिन थे, मार्क्सवादी थे, मार्क्सिज्म के बारे में थोड़ा सा बताया था, कम्युनिस्ट थे और अगेंस्ट कैपिटलिज्म थे। ठीक है, ये भी हमने कर लिया था। उसके बाद फॉर्मेशन एंड स्ट्रेंथनिंग। फॉर्मेशन क्या बताई थी, 1922 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी यूएसएसआर की। ठीक है, यूएसएसआर की फॉर्मेशन का कारण था ताकि जो व्यवस्था वे चाहते हैं, ये रूस में बना था सबसे पहले, जो व्यवस्था चाहते हैं उसको बनाने के लिए यूएसएसआर बना। और ये मजबूत हुआ भी स्टालिन के काल में, स्पेशली सेकंड विश्व युद्ध के समय, जब स्टालिन ने पूर्वी यूरोप के देशों को फांसीवादी ताकतों से बचाया था। ही फ्रीड द ईस्टर्न यूरोप कंट्रीज फ्रॉम द फासिस्ट पावर। लिख भी लेना भाई, यहां पे नहीं लिखा तो कोई बात नहीं, मैं बोल भी तो रहा हूं। फिर ये मैप था, कुछ हो सकता है आपको ना दिखता हो, पर मैं फिर से दिखाने की इसको कोशिश करूंगा। ये देख लो या ठीक है, या फिर वहां पे अपनी उस क्लास को निकाल के देख लेना तो आराम से ये दिख जाएंगे, ये देश हैं। ठीक है, मैप देखा था। फिर उसके बाद सोवियत सिस्टम। सोवियत सिस्टम क्या है, इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी, इसके बारे में हमने जानने की कोशिश करी थी। इसका एक ओवरव्यू लिया था भाई, इसमें क्या क्या विशेषताएं थी, क्यों लोग इसके साथ जुड़ के खुश थे, सारा सिस्टम देखा था भाई। क्या इसके फायदे थे, एक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंश्योर करा था, पूर्ण रोजगार था, विकसित अर्थव्यवस्था थी, इक्वलिटी थी, बेटर ट्रांसपोर्ट था, वास्ट कंज्यूमर बेस्ड इंडस्ट्री थी, वास्ट रिसोर्सेज थे, ये हमने देखे थे इसमें। फिर शुरू करा था भी कॉजेज ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। फिर जब इतना सब कुछ था तो डिसइंटीग्रेशन क्यों हुआ, विघटन क्यों हुआ, यूएसएसआर टूटा क्यों। सबसे पहला कारण था इसकी लिमिटेशन सोवियत सिस्टम की, वो ये रही भाई, इंटरनल वीकनेस थी, अधिकारी तंत्र था, करप्ट सिस्टम था, आर्म्ड रेस ने जो सारे रिसोर्स क्या कर दिए भाई, समाप्त कर दिए। जो दूसरे सेक्टर ऑफ इकोनॉमी थे उन पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया और उनका डिक्लाइन हो गया। डिक्लाइन होने से क्या हुआ, इंपोर्ट बढ़ गया, इंपोर्ट बढ़ने से क्या होगा, एक्सपेंडिचर बढ़ा। लैक ऑफ डेमोक्रेसी, अनअकाउंटेबल गवर्नमेंट, नो राइट्स टू द पीपल, अनविलिंगनेस टू रिफॉर्म, ये सारी कुछ ऐसी बातें थे, लोग इससे तंग आना शुरू हो गए और इन्होंने लोगों की इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और कल्चरल डिजायर्स को भी सप्रेस किया। अगर नेक्स्ट देखें भी, रेन ऑफ मिखेल गोर्बाचेव, इसके बारे में भी बताया। कुछ अच्छे काम करने के बाद भी इसके शासनकाल ने डिसइंटीग्रेशन को और फास्ट करवाया। इसने डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स करे पार्टी के अंदर और पार्टी के बाहर। पार्टी के अंदर भी डेमोक्रेटिक रिफॉर्म करने की कोशिश करी, बट कुछ लोगों को अधिकार देने की कोशिश करी, कुछ इकोनॉमिक रिफॉर्म करे, कुछ डेमोक्राइज करा सिस्टम को, गवर्नमेंट को कंसेंट, लोगों की राय लेनी शुरू करी, कुछ टेक्नोलॉजी के फील्ड में इंप्रूवमेंट करा। उसके बाद भी
इसका विरोध हुआ, पार्टी के अंदर से भी बताया था, क्योंकि पार्टी की जो इंटरनल आइडियोलॉजी है उसको ये वीक करने वाला था, जो लोगों को विशेषाधिकार हैं जो पार्टी के उनको ये समाप्त करने वाला था, जो वैल्यूज पे यूएसएसआर खड़ा है उनको ये कहीं ना कहीं डिक्लाइन करने वाला था, डिमोलिश करने वाली विचारधारा थी। और लोगों ने क्यों इसका विरोध किया? क्योंकि लोगों के अनुसार अब ये चाहिए नहीं, जब ये सुधार करने थे जब आप लोगों ने करे नहीं, आज चाहिए हमें फ्री नेशन, फ्रीडम फ्रॉम यूएसएसआर, डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। हम चाहते हैं कि भी हम यूएसएसआर से अलग हो जाए। तो ये यहां पे हमने पढ़ा था। उसके बाद राइज ऑफ नेशनलिज्म, जो देश थे, जो अलाइड नेशन थे, जो यूएसएसआर का हिस्सा थे, उन देशों में भी नेशनलिज्म का राइज हुआ। नेशनलिज्म का मतलब मान के चलो कि भी अब वो देश बनना चाहते हैं अलग से, अब वो यूएसएसआर का हिस्सा नहीं रहना चाहते। अब तक नेशनलिज्म का राइज नहीं हुआ था। नेशनलिज्म का राइज होते ही ये मान लो भाई अब हमें पूर्ण आजादी चाहिए है। तो बाल्टिक रीजन में स्पेशली एक रिवोल्ट हुआ 1991 में बोरिस येल्सिन के लीडरशिप में, और डिक्लेयर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। जो नए देश धरातल पे बने, जो थे पहले, जो उनको नए देश का तगमा मिला, तो उनमें पूंजीवादी और व्यवस्था को उनके लिए स्वीकार करा गया। ठीक है। और ये लास्ट था। इसके क्या परिणाम रहे अभी ये पढ़ भी लिया। एंड ऑफ कोल्ड वॉर, एंड ऑफ, एक और भी लाइन लिख सकते हो 9 नंबर पे, यहां पे लिख दूं, यहां पे लिख लो, एंड ऑफ आर्म्ड रेस। जो हथियारों की दौड़ थी, हथियारों के लिए जो लड़ाई थी, ये लिख रखा एंड ऑफ आर्म्ड रेस। हथियारों के लिए जो दौड़ थी वो भी समाप्त होगी। बाइपोलरिटी का एंड, यूनिपोलरिटी का इमरजेंस, यूएस से बिकम द सोल पावर, चेंज द पावर बैलेंस, कैपिटलिज्म की जीत हुई सोशलिज्म के ऊपर, emergence of new independent countries और change the in foreign policies of the countries। ठीक है, क्लियर है मेरे हिसाब से? ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे इसके बाद जो टॉपिक बच गया उसको लेकर। तब तक लेके थैंक यू, बाय बाय। अगर वीडियो लाइक मतलब अच्छी लगी तो लाइक कर दो, कमेंट करो, शेयर करो। यही बोलते हैं ना, देखो अच्छी लगी हो तब, और अच्छी लगी हो तो करना जरूर है। उलझ गए, ज्यादा डीप बात थी कुछ। चलो ठीक है, थैंक यू, बाय।